जनरल याहिया ने हुकूमत की कमान संभालते ही अयूब दौर में लगी तमाम सियासी पाबंदियों को हटाया और अयूब का बनाया मुतनाज़ा आइन भी मनसूख कर दिया। दिसंबर 1970 में याहिया ने सदारती इंतखाबात करवाए जो पाकिस्तान की तारीख के सबसे शफाफ इंतखाबात कहलाए जाते हैं, क्योंकि इनमें एक आदमी एक वोट का अनमोल इस्तेमाल हुआ। लेकिन इन शफाफ इंतखाबात का नतीजा बहुत खौफनाक बरामद हुआ। इंतखाबात में बंगाल के शेख मुजीबुर रहमान ने मशरक़ी पाकिस्तान में क्लीन स्वीप किया और 107 नशिस्तें हासिल की, लेकिन इनकी जमात मगरबी पाकिस्तान में एक भी सीट न जीत सकी। दूसरे हाथ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मगरबी पाकिस्तान में 81 नशिस्तें जीतीं, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान में वो मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। इस तरह वाज़ह तौर पर पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो चुका था। पूरा मशरक़ी पाकिस्तान शेख मुजीब के साथ खड़ा था और वो आइनी तौर पर पाकिस्तान के नए हुक्मरान थे। जनरल याहिया की जिम्मेदारी भी थी कि इन्हें इक़्तिदार मुंतकिल करें। इस मकसद के लिए जनरल याहिया ने 1 फरवरी में ढाका में कौमी असम्बली का इजलास बुलवाया। ये एक तारीखी मौका था कि पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान से मुंतखब क़यादत मिल रही थी, लेकिन इस मौका पर भुट्टो ने कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने नुमाइंदों को धमकी दी कि जो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत करेगा उसकी टांगें तोड़ देंगे। भुट्टो को शेख मुजीब के 6 नुकात पर इतराज़ था, क्योंकि इनका मानना था कि ये नुकात पाकिस्तान से अलहदगी के नुकात हैं। लेकिन माहिरीन के मुताबिक शेख मुजीब पर एतराज़ के बावजूद भुट्टो को इजलास में शिरकत ज़रूर करनी चाहिए थी। भुट्टो ने जनरल याहिया पर इजलास मुलतवी करने के लिए दबाव डाला और याहिया ने इजलास मुलतवी कर दिया। और इस बात की देरी थी कि मशरक़ी पाकिस्तान में आग लग गई, वो आग जो कि नफ़रत और शरा अंगेज़ी की आग थी। बंगाली समझ गए कि मगरबी पाकिस्तान की इशराफिया हमें इक़्तिदार मुंतकिल करना नहीं चाहती। मशरक़ी पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी की तहरीक चल पड़ी। भारत, जो पहले से मौके की तलाश में बैठा था, उसने बागी गिरोह मुक्ति बाहिनी के ज़रिए मुसल्लह बगावत शुरू करवा दी। मुक्ति बाहिनी के मुसल्लह गिरोह ने पाक फ़ौज और मगरबी पाकिस्तान के हामियों पर हमले शुरू कर दिए। ये पाकिस्तान बचाने का आखिरी मौका था। अगर इस वक्त भी एक इजलास बुलाकर इक़्तिदार इंतखाबात जीतने वाले के सबूत कर दिए जाते तो शायद पाकिस्तान की तारीख आज कुछ और ही होती। गो कि यह अब इतना सादा भी नहीं रहा था, लेकिन जनरल याहिया ने इक़्तिदार मुंतकिल करने की बजाय ये आखिरी मौका भी गवा दिया और बगावत को चलने के लिए फ़ौजी एक्शन शुरू कर दिए। ये तारीखी हकीकत है कि फ़ौजी एक्शन को भुट्टो समेत तमाम सियासी जमातों ने सपोर्ट किया। पाक फ़ौज ने 9 माह में मुक्ति बाहिनी की बगावत को कुचल दिया, लेकिन इसके नतीजे में नफ़रत की नदी का पानी सरों से बहुत ऊंचा जा चुका था। दूसरी तरफ मौका की तलाश में बैठे भारत ने अपनी साजिश को नाकाम देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते हुए मगरबी पाकिस्तान पर हमला कर दिया। इस तरह पाक फ़ौज चारों तरफ से घेरे में आ चुकी थी। जोग्राफियाई हमारे खिलाफ था। पाक फ़ौज मरकज़ से 1000 मील दूरी थी और चारों तरफ से दुश्मन पूरी सप्लाई लाइन के साथ घेरा डाल चुका था, जबकि इधर सूरत हाल ये थी कि पाक फ़ौज की सप्लाई लाइन कट चुकी थी और मशरक़ी पाकिस्तान की सरजमीन बेगानी हो चुकी थी। शिकस्त दीवार पर लिखी थी। इसके बावजूद पाक फ़ौज के नौजवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए वतन की खातिर हज़ारों जानें दी। लेकिन ये एक हारी हुई जंग थी जिसे तूल तो दिया जा सकता था, लेकिन जीता नहीं जा सकता था, और वो हुआ भी। पाकिस्तान को अपनी तारीख की सबसे शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा और 90,000 पाकिस्तानी फ़ौजी भारत के कैदी बन गए। मुल्क टूट चुका था और मशरक़ी और मगरबी पाकिस्तान के बजाय सिर्फ पाकिस्तान रह गया था। गो के मुल्क तोड़ने का ज़िम्मेदार कोई एक मर्द नहीं हो सकता, लेकिन इसके पीछे सैकड़ों अवामिल होते हैं। लेकिन अगर ये देखा जाए कि आखिरी वक्त में वो कौन था जो इस तकसीम को बचा सकता था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया, तो वो थे जनरल याहिया। वो इसलिए क्योंकि बतौर सदर और कमांडर इन चीफ उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो इक़्तिदार सबसे ज़्यादा वोट लेने वाले को मुंतकिल कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि पाकिस्तान तोड़ने के वाहिद ज़िम्मेदार जनरल याहिया थे, क्योंकि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता।
اس طرح سقوط ڈھاکہ انجام پایا اور مشرقی پاکستان کا حصہ الگ ہو گیا، جس کو آج بنگلہ دیش کہا جاتا ہے۔ اور اس سانحہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عدم مفاہمت اور دوسروں کے مینڈیٹ کا احترام نہ کرنا ملک کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا سبب بنتا ہے، اور وہ دونوں ممالک کے لوگوں کے ذہنوں پر ایک بری چھاپ چھوڑ جاتا ہے۔ اقبال سے آ رہی تھی صدا، قبر اقبال سے آ رہی تھی صدا، یہ چمن مجھ کو آدھا گوارا نہیں، پھول لے کر گیا آیا روتا ہوا، بات ایسی ہے کہنے کا یارا نہیں۔